तो यूपीएससी का अपना मानदंड क्या है? अब यूपीएससी जो है ये जो हाइड एंड सीक खेलती है, दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड नोबडी इज देयर गोइंग टू आस्क यूपीएससी। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है। यूपीएससी जैसा भी चाहे वो करती रहे। और फिर वेरी श्योर यूपीएससी के पास कोई अपनी यार्डस्टिक नहीं है जिससे वो खुद को इवेल्युएट कर सके। Hello everyone, myself Sai Chaitanya Jadhav. I have secured All India Rank 68 in CSE exam 2024. So I took my foundation course in 2019 from Ved ICS Institute. Sir used to give us questions beforehand and try to evaluate my answers personally and used to provide us additional content which is exam relevant. Some parts of my basic notes is directly from the sir's classes itself, and some of the topics such as village studies and various tribal case studies which is useful in paper 2, I used to refer from directly from the SAR's WhatsApp channel which he used to post every day, which helped me to improve my marks in paper 2 to 138. So in this video I want to thank Ved sir and Ved ICS Institute in improving my anthropology score from 220s to 283, which enabled me to secure rank 68. Thank you. मैं ये चाह रहा हूँ कि आज की वीडियो जो है, एक तो कमेंट जरूर करें और दूसरा जितना वायरल कर सकें उतना करें। जो मेरा करीब 45 साल का करीब जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उसके बेस पे जो है बात करूं यूपीएससी। आई एम वेरी श्योर कि यूपीएससी के पास कोई अपनी यार्डस्टिक नहीं है जिससे वो खुद को इवेल्युएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, अगर व्हाई द कट ऑफ स्कोर फ्लक्चुएट्स सो मच, अप्रोक्सीमेशन होती है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो वही हैं, उनकी इंटेलिजेंस भी वही है, उनकी समझ भी वही है। एंड पर्टिकुलरली व्हेन यू सी दैट द ईयर बिफोर लास्ट सीसेट का पेपर जिस तरह से आया, do they have any mechanism to evaluate whether they are doing right or not? Hardly 30,000 people, I think, they qualified the prelims just because of CSET. और उसके बाद जो है फिर पैटर्न बदल गया and nobody is there going to ask UPSC. कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है। यूपीएससी जैसा भी चाहे वो करती रहे और फिर मार्क्स का कट ऑफ देते हैं आफ्टर द कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। प्रीलिम्स के रिजल्ट के साथ ही क्यों नहीं कट ऑफ देते? बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट देमसेल्व्स। उनको खुद ही नहीं पता कि वो जो आंसर दे रहे हैं वो वाकई में दे आर द फाइनल आंसर। आंसर्स भी देते भी हैं तो उसके साथ रेफरेंस नहीं देते। उन्होंने कभी भी ये क्लियर नहीं कहा कि एनसीईआरटी उनके लिए फाइनल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि वो सवाल अगर पूछे कि ओल्डेस्ट साइट कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, अब मेरे स्टूडेंट तो भिराना को टिक करके आएंगे बिकॉज दैट इज 9000 ईयर्स ओल्ड। एनसीईआरटी में तो नहीं है तारीख उसकी। आप वैदिक कल्चर की बात करें तो 11,000 ईयर्स ओल्ड टेम्पल मिला है आपको सीधी में, मोस्टली लोगों को नहीं पता। तो यूपीएससी का अपना मानदंड क्या है? अब यूपीएससी जो है ये जो हाइड एंड सीक खेलती है, दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। प्रीलिम्स का कट ऑफ इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड होना चाहिए और साथ में आंसर शीट भी और विद रेफरेंस कि कौन सा आंसर किस सोर्स के हिसाब से सही है। मुझे नहीं पता कि आप में से कोई इतनी लेबर करेगा कि ये बात यूपीएससी तक डायरेक्ट पहुंच जाए या एटलीस्ट मिनिस्टर तक पहुंच जाए। कोई तो एक्शन ले, समथिंग हैज टू बी डन। दूसरी बात आती है मेंस की। आप एक चीज बताइए, कट ऑफ जो है जीएस में कितना स्कोर करते हैं लोग? प्रीलिम में 44% के करीब कट ऑफ रहा है, तो मेंस में जीएस का स्कोर कितना है? क्या कोई 45% तक भी पहुंचा है? देयर वाज ए टाइम 2001-2 तक people used to score 450 out of 600। अब 1000 में भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्या यूपीएससी ने कभी क्लियर किया है? एक वजह तो मैं जानता हूं, कोचिंग।
कोचिंग वालों को खुद नहीं पता। अगर कोई पढ़ा भी रहा है कोचिंग में टॉपर एंड ही और शी स्कोर्ड 100 मार्क्स, तो दूसरों को वो 110 दिलवाने के लिए तो कैपेबल नहीं होगा। एवरीवेयर इन द जीएस कोचिंग इट इज टोल्ड, सरकार को क्रिटिसाइज मत करना भाई। एनालिसिस कैसे होगा बिना क्रिटिसिज्म के? एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल द स्टूडेंट्स दे सफर। स्टूडेंट्स कैन नॉट पुट इन देयर ओरिजिनलिटी, दे कैन नॉट पुट इन देयर वे फॉरवर्ड। अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म होता है उलट वे फॉरवर्ड होता है, तो फिर उसी हिसाब से रह जाएगा। तो मेंस में जो स्कोरिंग आपकी होती है, आप कहते हैं 100 मार्क्स इन जीएस एंड यू से इट्स ए वेरी गुड स्कोर, मैं पिछली वीडियोस में भी कह चुका। तो अगर जीएस में 100 है स्कोर है, तो ऐसे में 100 हो तो क्यों नहीं गुड होगा भाई? नहीं भाई, उसके लिए तो 120-25 चाहिए। तो फिर चलो, फिर ऑप्शनल में 120-25 क्यों नहीं? आप ये मान के चल रहे हो कि यूपीएससी इज बायस्ड इन फेवर ऑफ ऑप्शनल। अब देख लिया इस बार कितना बायस रहा है। और जीएस में मैं पहले भी बोल चुका हूं, एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए होता है, लेकिन कोचिंग कहती है सरकार को क्रिटिसाइज मत करो भाई, नंबर काट लेगा एग्जामिनर। जब आप एनालिसिस नहीं देंगे तो आप वे आउट कैसे देंगे? और जब आप वे आउट नहीं देंगे तो आंसर कंप्लीट कैसे होगा? तो इसलिए जो लोग मेंस के जीएस में भी जो लोग जो हैं, अगर इस तरह की हमसे कोई सुझाव चाहिए, जो लोग जिनका स्कोर बहुत कम आया है, जिनका ज्यादा आया है, तो वो भी कोई ज्यादा तो है नहीं है, 100 मार्क्स पर स्कोर नहीं होता। किसी का किसी पेपर में ज्यादा है, किसी का किसी पेपर में ज्यादा है। और किसी का जीएस पेपर 1 में 100 है, तो पेपर 3 में 128 है। तो तीनों में क्यों नहीं हो सकता, चारों में भाई? इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं कि मार्किंग कैसे होती है। और ये बात जो है, जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है, जब से सीसेट आया है, तब से जो है ज्यादा से ज्यादा उभरती जा रही है। और जो इंस्टीट्यूट नए आए हैं, इंस्टीट्यूट नहीं हैं, मार्केट के प्लेयर हैं, ठीक है। आप टॉपर्स नोट्स, तो भाई टॉपर्स नोट्स आप हजारों में बेच रहे हैं, तो सारे के सारे पास हो जाएंगे क्या? और टॉपर नोट्स का क्राइटेरिया क्या है? आप जो है स्पून फीडिंग करवा रहे हैं, यूपीएससी स्पून फीडिंग से नहीं होती। इस बार तो जो लफड़ा किया है उन्होंने ऑप्शनल्स के साथ, किसी के भी मार्क्स हैं 300, शायद मैथ्स में एक का सुन रहे हैं, बाकियों के हमें पता भी नहीं लग रहे। It seems that there is a deliberate attempt on the part of UPSC to curtail the scores of optionals। और उसमें भी कितनी शॉकिंग है, वो क्या रहा है कि एवरीवेयर द वर्ड इज स्प्रेड कि टॉपर जो है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ हैव पॉलिटिकल साइंस एज देयर ऑप्शनल। और बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। मैं हमेशा पहले कहा करता था, स्कोर का वेरिएशन इतना होता था कि टॉप 5 या टॉप 10 के मार्क्स को हटा दो और उसके बाद डिसाइड करो कि किसका परफॉर्मेंस कैसा है। पर यहां तो वेरिएशन ही इतनी कम है कि आप वो डिसाइड कर ही नहीं सकते। और वैसे भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, हमारे पास अभी ज्यादा स्कोर अवेलेबल नहीं है। जो टॉपर है 279 स्कोर है, और सेकेंड टॉपर उससे भी 10 कम। और एक जगह मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू में सुना है कि पॉलिटिकल साइंस इज ऑफ ग्रेट हेल्प इन जनरल स्टडीज। मैं भी मानता हूं, करंट नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस, यूएन पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस। उसके बावजूद फिर जीएस में भी कौन सा तीर मार लिया? जो स्कोर टॉपर का है जीएस में, वही 10th रैंकर का है, और 15 से 20 स्कोर ज्यादा है और लोगों का, बट उनका रैंक नीचे है। कमिंग बैक टू द ऑप्शनल, 279 269 की वजह से इतनी हवा फैला दी जाएगी कि पॉलिटिकल साइंस टॉपर है, पॉलिटिकल साइंस टॉपर है। अगर हमारे टॉपर्स देखो आप, ये हमारे मार्क्स हैं टॉपर्स के। साई चैतन्य यादव 283, टोटल रिटर्न 787। मतलब जाहिर है कि जीएस में कम रह गया। लेकिन मनीष कुमार मीणा 285, मोर देन दैट। तो ये दोनों हमारे रैंडमली अगर हम चुना जाए
तो जो सो कॉल्ड टॉपर्स हैं उनसे ज्यादा स्कोर है, रैंक बहुत पीछे है। दीज आर द रैंडमली चोजन पीपल एंड देयर आर पीपल विद एंथ्रो हु मे बी हैविंग स्लाइटली मोर स्कोर। बहुत ज्यादा वेरिएशन का स्कोप तो यूपीएससी ने छोड़ा ही नहीं है। तो इस हिसाब से देखें, अगर ये 10th रैंक जो है, हम चाह रहे थे कि इनके मार्क्स पता लगते 9th 10th के, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं लगे, पर रिटर्न के स्कोर के हिसाब से लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उनका भी। Anthro is not visible because the successes are scattered. पहले टॉप 10 में जो है 4th 5th 6th 7th है कि हमारे जैसे अक्षर जब सेकंड आया तो श्रेयांश 4th था, उससे पहले सचिन जब 3rd आया तो आयुष 7th था। तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो क्लिक करते थे और स्कोर से पता लगता था कि यस जेन्युइन पीपल आर देयर। अब तो कुछ भी पता नहीं लग रहा। एंड यू टेक इट फ्रॉम मी कि नए स्टूडेंट्स पे इसका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मोर एंड मोर पीपल विल ऑप्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस विदाउट रियलाइजिंग कि कितना एडवांटेज उनको जीएस में हुआ, या इवन पॉलिटिकल साइंस कितना लेंदी है और कितना टाइम लगता है। वो लेने के बाद तो फिर आप उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ऑप्शनल के मामले में आई डोंट थिंक यूपीएससी हैज बीन ऑनेस्ट दिस टाइम। प्रीलिम्स के मामले में मैंने आपको बताया है कि कट ऑफ जो है वो तुरंत क्यों नहीं बताते जब रिजल्ट बताते हैं, और आंसर शीट क्यों नहीं रिलीज करते अलॉन्ग विद द रेफरेंसेस। जब आप क्वेश्चन लेते हैं एक्सपर्ट से तो आंसर्स भी लेते हैं, जब आप आंसर्स लेते हैं तो रेफरेंस भी लेने चाहिए। क्यों नहीं लेंगे भैया? कोई जिम्मेदारी नहीं बनती आपकी। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो फ्रॉड मेरे को लग रहा है दैट इज इंटरव्यू। रिटर्न में आपके स्कोर कितने आ रहे हैं? 1750 में से अगर 50% हो दैट बिकम्स 875। किसी भी स्टूडेंट के जीएस में 875 स्कोर नहीं है, 50% भी नहीं है। बट इंटरव्यू में you are getting 70%, 75%, 77%. Means you are so good in communication, oral communication, but you are very bad in written communication. How it is possible? आमतौर पे उल्टा होता है, लोग जो हैं ओरल कम्युनिकेशन में कमजोर होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन जो है उनका अच्छा होता है। तो क्या समझा जाए? अगर आपको मेंस में 45, 47, 48% भी अगर मार्क्स मिल जाते हैं और इंटरव्यू में आप 75% ले जाते हैं, तो भैया उनकी पर्सनैलिटी इतनी ही स्ट्रांग है, तो खाली पर्सनैलिटी बेस पे ही ले लो ना। फिर ये सारा ड्रामा क्यों कर रहे हो प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी? और वैसे भी एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरे को इंटरव्यू बोर्ड शुरू से समझ नहीं आते। मैं शुरू से कहता रहा हूं, जो लोग आप पर्सनैलिटी को इवेल्युएट कर रहे हैं उनकी इस क्वालिटी को किसने इवेल्युएट किया? किसी ने भी नहीं। तो कैसे वो जज करेंगे? डिफरेंट बोर्ड्स का एवरेज स्कोर डिफरेंट होता है। एक ही बंदा एक बोर्ड में इंटरव्यू दे तो उसका स्कोर डिफरेंट होगा, दूसरे में दे तो उसका स्कोर या तो काफी नीचे हो सकता है, काफी ऊपर हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। तो इससे क्या पर्सनैलिटी टेस्ट होती है? आधे घंटे में आप पर्सनैलिटी जज कर लेंगे। आप साइकोलॉजिस्ट से पूछिए, कोई 6 क्राइटेरिया बताएगा, कोई 10 क्राइटेरिया बताएगा। इंटरव्यू लेने वालों को तो वो क्राइटेरिया भी नहीं पता होंगे। पर्सनैलिटी ऐसे जज नहीं होती। पर्सनैलिटी अगर जज करनी है तो जैसे आईएमए में होती है, 6-7 दिन में जो है पूरे के पूरे अंदर तक आपको एक्सपोज कर देते हैं, वो उसको कहते हैं पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन। और अदरवाइज ऑल्सो आप मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए कि आपका रिटर्न में बहुत हाई स्कोर हो गया, हालांकि इस बार नहीं है, पर मान लीजिए कि हो गया, पर पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनैलिटी वर्थ नहीं है टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। अगर ऐसा है तो फिर आप जो है ओवरऑल मार्क्स के बेस पे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच, प्रीलिम्स को क्वालिफाइंग रखा हुआ है, तो मेंस और इंटरव्यू के बीच में फिर आपका कुछ स्केलिंग मैकेनिज्म क्यों नहीं? सारी समस्याओं की एक जड़ है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी।
मैं चाहूंगा कि जो लोग जो हैं मायूस हुए हैं इस रिजल्ट से, वो सारे के सारे जो हैं और दूसरे भी जो मेरी बात से कन्विंस्ड हैं, इसको जितना वायरल करें, बात यूपीएससी तक पहुंचनी चाहिए। प्रीलिम्स का स्कोर जो है कट ऑफ प्रीलिम्स के साथ ही होना चाहिए। उनको डर है कि लोग जो है रेफरेंस लेके कोर्ट चले जाएंगे, प्रोसेस स्टे हो जाएगा। मतलब उनको खुद भरोसा नहीं है कि जो लोग उनको क्वेश्चन दे रहे हैं और आंसर दे रहे हैं वो भी ऑथेंटिक है कि नहीं। तो ऐसे ही देश चला रहे हैं ये लोग, जो चले जाते हैं तुक्के से ही ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं लोग। मसला सीरियस है। और एक चीज ध्यान में दीजिए, हमारे जो ये रिजल्ट्स हैं, जितने भी रिजल्ट्स आमतौर पे हैं, लोग फुल पेज दे रहे हैं, डबल पेज दे रहे हैं, और सब में मोस्टली जो है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं, या तो वो आईजीपी होता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, या फिर वो टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट होते हैं। हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो रिजल्ट है हमारा, सारे के सारे हमारे अपने स्टूडेंट हैं, क्लासरूम कोचिंग के, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और उसके साथ ही टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है, और उसके साथ ही टाइम बाउंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी होता है। और इस बार से तो हम खास तौर से ध्यान रखने जा रहे हैं कि जिन लोगों के जीएस में स्कोर कम आ रहा है हमारे स्टूडेंट्स का, उनके लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट करने वाले हैं। पर्सनली मैं देखना चाहता हूँ विद टीम के स्कोर जो है वो जीएस में 120, 30, 40 तक क्यों नहीं आ सकता है। मेरी दुआएं भी रहेंगी और मेरी मेहनत भी रहेगी। तो जितने भी बच्चे वीडियोस देखें, और जो लोग इस बार मेंस क्वालिफाई किए लेकिन फाइनल सिलेक्शन में नहीं आए, अगर वो भी सलाह लेना चाहें तो वेलकम। अगर आपका करियर बनता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, बताओ, मंथन करिएगा। थैंक यू।